नमस्कार। प्रारब्ध के दर्शकों का एक बार फिर एक नए चर्चा सत्र में स्वागत है। और जैसा कि आपने थंबनेल से ही जान लिया होगा और उसे देखने के बाद यहाँ आए होंगे वीडियो पर कि हम बात कर रहे हैं बिहार में विकास की। और जब बिहार राज्य जो कि भारत के हृदय में बसा हुआ एक राज्य है, सांस्कृतिक, राजनैतिक और सामाजिक रूप से ऐतिहासिक जमीनों पर स्थापित राज्य रहा है, आज भी है। हालांकि कुछ संदर्भों में कम है, कुछ संदर्भों में ज्यादा है, ये आगे की बात है। लेकिन जब आज के दौर में हम बात कर रहे हैं विकास की, और वो भी बिहार के विकास की, तो 2014 और 2014 के बाद का बिहार विकास की जमीन पर कहां रहा है, इस पर बात करने के लिए आशीष कुमार अंशु जी, जो हमारे स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप सभी को दिखाई दे रहे हैं, इनसे बेहतर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनसे हम बिहार से बाहर रहते हुए, आप बिहार को बिलोंग करते हैं, रहते हैं एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, मीडिया स्कैन के प्रवर्तक हैं, उसके फाउंडर हैं, और बिहार की हर तरह से अपने नजरों में ही नहीं बल्कि अपने दिल में बसा के, और एक बिहारवासी कैसे प्रवासी होके बिहार को देखता है और देखना चाहता है, इस पर एक सम्यक दृष्टि रखते हैं। तो आशीष जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। आशीष भाई नमस्कार अवनीश जी। पिछली बार हम लोगों ने बात किया था बिहार से निकलने वाले या निकल सकने वाले एक भावी प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में नीतीश कुमार जी का, और वही नीतीश कुमार जब 8वीं बार मुख्यमंत्री होते हैं, अदल अदल के बदल के या जैसे भी, तो बिहार में विकास, और वही 8 का एक नंबर नरेंद्र मोदी जी से भी मैच करता है कि उनके सरकार के 2014 से लेकर अब तक 8 साल पूरे हुए। तो ऐसे में बिहार इन 8 सालों में क्या कुछ नया हुआ है विकास की जमीन पर जो इन 8 सालों के पहले नहीं था? ये लेखा जोखा थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इस लेखे जोखे से पहले एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता हूँ। दिनेश मिश्रा जी हैं बिहार में, और दिनेश जी कोसी को लेकर, बिहार की नदियों को लेकर जिस तरह का काम है उनका, मुझे नहीं लगता बिहार में कोई, मैं किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं जानता दिनेश मिश्रा के अलावा, जिसने इतने गहन रुचि के साथ, वो उत्तर प्रदेश मऊ से आते हैं और बिहार में जाकर काम किया उन्होंने। ये आपकी जानकारी के लिए अवनीश जी। तो दिनेश जी एक बार सहरसा गए, ये किस्सा उन्होंने खुद ही लिखा है सोशल मीडिया पे जी, और सहरसा जाने के बाद वहां वो कोसी प्राधिकरण का दफ्तर तलाश रहे थे, और काफी पूछताछ के बाद भी उनको प्राधिकरण का दफ्तर मिल नहीं रहा था। बहुत कोशिश की, जब कहीं से कोई रास्ता नहीं मिला तो वो जिलाधिकारी कार्यालय चले गए और सहरसा के जो डीएम थे उनको जाके बताया कि मैं ऐसे कोसी प्राधिकरण का दफ्तर तलाश रहा हूं, अगर आप मेरी कोई मदद कर पाए। तो उन्होंने एक व्यक्ति उनके साथ लगाया और वो उनको लेकर गया कोसी प्राधिकरण सहरसा के दफ्तर में। वो किसी बिल्डिंग के पहली मंजिल पे था, बहुत बुरी हालत में, वो खंडहर ही था, और वहां 2 लोग मिले उनको, दोनों सोए हुए थे। तो दिनेश जी के जाने पे वो जगे, और तो दिनेश जी ने पूछा उनको कि आप लोग क्या करते हैं? आप कोसी प्राधिकरण के प्रतिनिधि के नाते यहाँ बैठे हुए हैं, आप करते क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि आप देख ही रहे हैं ना सर, हम क्या करते हैं। तो बिहार में विकास की जब बात होती है ना, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए कहने के लिए बहुत कुछ है विकास को लेकर, लेकिन मेरे लिए विकास शब्द जो है ये बड़ा जटिल शब्द है। हाँ, रोजगार के नाते मैं 2 काम जानता हूँ, जदयू ने शुरू किया था और नीतीश जी ने उसको खत्म करा दिया। और 2 कुटीर उद्योग है, 2 कुटीर उद्योग थे बिहार में राजद के समय में, और नीतीश कुमार के आने के बाद वो खत्म हो गए। कौन कौन? एक था अपहरण उद्योग और एक था हथियार बनाने का उद्योग। ये राजद के समय में खूब फला फूला, और नीतीश जी आए, अपना तो कोई काम शुरू नहीं करवा पाए बिहार में, ये जो 2 उद्योग थे बिहार के उसको भी बंद करा दिया। क्यों? शराबबंदी से उपजे ग्रे शराब मार्केट, वो भी तो एक कुटीर उद्योग उन्होंने बनाया बिहार में शराबबंदी के बाद। शराब को लेकर, नीतीश जी को लेकर मेरी राय थोड़ी अलग है, और मुझे सच में ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, बहुत सारे लोग
ये मानेंगे ये गलत है, लेकिन नीतीश जी शराब के मामले में मुझे ईमानदार दिखे। वो चाहते थे बंद कराना, उन्होंने जिस तरह की कोशिश की, लेकिन मैंने देखा है सत्ता में जो सबसे शीर्ष पर जो व्यक्ति बैठा होता है, नीतीश जी या आप किसी और का भी नाम ले सकते हैं, वो कई मामलों में बहुत सारी चीजें बेहतर करना चाहता है, लेकिन पीछे जो लोग हैं और जो सिस्टम काम कर रहा होता है, आप उसको माफिया कह लीजिए या जो भी नाम लीजिए, वो कई बार शीर्ष पर बैठे लोगों को कमजोर बना देता है, क्योंकि उसका जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है, और जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है वो कुछ दे नहीं रहा, और जो नीचे बैठा हुआ है जिसको नेटवर्क बड़ा करना है, शराब का ही काम हो, उसमें सबकी हिस्सेदारी है और कोई अपना हिस्सा खोना नहीं चाहता है। और ये हिस्सा बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़े अमाउंट का हिस्सा है, और इसमें जदयू के लोग भी हिस्सेदार हैं, तो कैसे वो छोड़ेगा? तो कई बार आपका नेता कुछ बेहतर करना भी चाहता है, लेकिन वो बहुत कमजोर होता है, और नीतीश जी बहुत मामलों में कमजोर है भी। वो खुद को दिखाने की कोशिश कितना भी करे, वो बहुत मजबूत है। वो कई बार एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीतीश जी बार-बार कई, अभी तो शराब तो पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत या पूरे बिहार के लोगों को पता है क्यों कमजोर पड़े। ऐसे और भी कई मामले हैं जहाँ नीतीश जी बहुत कमजोर पड़े। अवनीश नहीं, ये अच्छी बात है कि बिहार के जब विकास की बात हो रही थी तब से हम लोग नीतीश जी और राज्य सरकार की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जब 8 सालों में बिहार के विकास को देख रहा हूं, तो मैं ये देखना चाहूंगा कि इसमें ज्यादातर इन 8 सालों में बिहार में भी एनडीए की सरकार रही है। ज्यादा हिस्से में एनडीए की सरकार रही है, और ऐसे में केंद्रीय योजनाओं का बिहार में कितना प्रसार हुआ है, कितना उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, मैं जरा ये जानना चाह रहा था कि केंद्रीय योजनाओं की बिहार में क्या स्थिति है। अभी मैं ये बात बताऊंगा तो ये सवाल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन अगर मैं ऐसा बताता हूं तो ऐसा ना केंद्र वर्सेस स्टेट हो जाएगा ये। लेकिन अब जो है बिहार में जो दिख रहा है वो तो बताना पड़ेगा ना जी। बिहार में केंद्र की जो सड़कें हैं वो बहुत साफ-साफ समझ में आता है। अगर बिहार में थोड़ी चमक बिहार में आई है, थोड़ी रोशनी दिखती है, तो कहीं ना कहीं वो केंद्र की योजनाओं की वजह से है इस वक्त। जो थोड़ा बहुत अगर बिहार में, अभी मेरे कई सारे दोस्त बीच में वो बिहार गए, मैं मेरे साथ में, और उन्होंने बिहार के जैसे किस्से सुन रखे थे। और चूंकि मेरा घर जो है वो जिला मुख्यालय में है, तो उस तरह तो गांव नहीं दिखा पाया उनको जैसा वो सोच के गए थे। तो किसी भी जिले का मुख्यालय होता है वो बाकी गांव से थोड़ा बेहतर स्थिति में होता ही है। और वो जिस तरह की इमेज लेकर गए थे फिल्म वाली, मतलब जैसे उतरेंगे तो पता नहीं उनके साथ क्या हो जाएगा टाइप का, तो वैसा कुछ नहीं हुआ उनके साथ, तो बड़े खुश होके लौटे वो। तो है थोड़ी बहुत चीजें अगर बदली है वहां, तो उसमें बड़ी जो भूमिका है वो केंद्र की भूमिका से इनकार नहीं कर सकते। वो डबल इंजन वाली सरकार, लोगों को घर मिलने की बात हो या सड़कों की बात हो, ये हुआ है वहां पे, लागू हुई है। अच्छा, अब इसी के साथ जो केंद्र सरकार की, चाहे वो डिजिटल पेमेंट वाली यूपीआई की योजना हो, आयुष्मान भारत हो, किसान सम्मान योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हर हो, घर पहुंचाने की, जल पहुंचाने की बात, जल पहुंचाने की। अच्छा, ये जो कोविड के दौरान जो ये गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसका कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा इसका असर देखा गया, बातचीत में, संदर्भों में और तमाम जगह पे, बिहार में उसकी स्थिति, और जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने वाली, चाहे अटल पेंशन योजना हो या सुरक्षा बीमा योजना हो, तो इन योजनाओं को, चाहे हर घर शौचालय जैसी महत्वाकांक्षी योजना हो प्रधानमंत्री की, तो इनका असर क्या वाकई जमीन पर दिखता है डबल इंजन की सरकार का, चाहे कहें, या मैंने दूसरे शब्दों में उसको कहा कि कमोबेश 8 सालों में ज्यादातर एनडीए के साथ सरकार रही है। नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे हैं लगातार, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज्यादातर एनडीए के साथ रही है सरकार। तो इसका कितना जमीनी असर दिखता है इन कार्यक्रमों का? अवनीश जी, ये थोड़ा सा मेरे लिए कठिन हो जाएगा एक एक योजना के साथ बात कर पाना, और शायद इसके लिए मैं उपयुक्त व्यक्ति भी नहीं हूँ कि मैं हर एक लब्बो लो आप, चूंकि आप वोटर के एंड पे काम करते हैं, समाज के एंड पे काम करते हैं, तो इसका एक सम्यक फीलिंग तो आ जाती होगी ना कि क्या कुछ सही में हुआ है कि नहीं हुआ है। बिल्कुल, कोविड के दौरान मैं काफी समय बिहार
मैं आपसे नंबर्स नहीं मांगूंगा कि कितने शौचालय बने, कितने पेंशन मिली, मैं बिल्कुल इस पे बात नहीं करूंगा। लेकिन एक सामाजिक देता के तौर पर, समाज का अध्ययन करने वाले व्यक्ति के तौर पर एक इन टोटलिटी तो आती है ना, वो क्वालिटेटिव टर्म में, क्वांटिटेटिव टर्म में मैं बात नहीं कर रहा हूँ जी। कोविड के दौरान मैं था वहां पे, और कोविड के दौरान जिस तरह काम मैंने देखा, और मुझे उम्मीद नहीं थी बिहार में इस तरह से काम करते हुए मैं देखूंगा लोगों को। और जिस तरह से क्वारंटाइन करने की बात हो, जैसे रेलवे स्टेशन पे मौजूदगी की बात हो, जैसे सब लोगों को ठीक तरीके से खाना पहुंचाने की बात हो। लेकिन मैं बिहार का हूँ, तो ये थोड़ी छूट मैं लेना चाहूंगा। बिहार के लोगों के लिए थोड़ा ये शब्द के तौर पे ठीक नहीं लगता, लेकिन एक बात है, और अब बिहार का कोई है तो उसको तो बिहारी बोलेंगे, और अगर उनमें कुछ खास गुण है या अवगुण है तो उसको बिहारीपना ही बोल सकते हैं। तो ये चीज देखी मैंने कि उनको क्वारंटाइन किया है, और वो रात को, क्योंकि वो है बड़े जीवट लोग बिहार से जो आते हैं, बुद्धिमत्ता, जो मैंने पिछली बार भी आपसे बातचीत में की, और जीवटता, जिजीविसा, मतलब इस मामले में बिहार के लोगों की शायद मुझे लगता है कोई तुलना नहीं है, और इसके कई बार दुष्परिणाम भी होते हैं। तो कई जगह मेरी, अब अखबारों में छपा, मीडिया में आया, मुझे नहीं पता, नहीं कई जगह मेरी जानकारी में लोग कूद के, अब कोविड के लिए आपको रखा गया है, आप क्वारंटाइन है, और रात को आप कूद के बाहर निकल के भाग गए। तो ये सब चीजें, बहुत सारी घटना, लेकिन जब बहुत बड़े पैमाने पे जब कोई काम हो रहा होता है, छिटपुट घटनाएं होती है, लेकिन ये सब हुआ वहां पे। लेकिन काम के लिहाज से अगर बात करें तो बहुत अच्छा काम हुआ, समय पे सबको खाना देना, टीचरों को इसके लिए, मतलब सच में वो सब लोग, जैसे हम डॉक्टर्स के लिए हमने बोला, 2 लोगों को शायद टीचर्स पता नहीं थे या नहीं कोविड के लिए, जिन लोगों को हमने सैल्यूट किया उसमें टीचर्स का नाम था नहीं था, मुझे नहीं पता, आप इसको ठीक कर पाएंगे। टीचर्स का नाम था उनमें, जिनको हम कोविड वॉरियर बोल रहे थे। हाँ, फ्रंट कोरोना फ्रंट वॉरियर्स में जिन टीचरों की ड्यूटी लगाई गई थी उनके थे। हालांकि सबकी सेवाएं भी नहीं ली गई थी, हाँ, यहाँ उत्तर प्रदेश में भी नहीं ली गई थी और बाकी जगहों पे भी, लेकिन जिनकी सेवाएं ली गई थी उनमें टीचर्स का भी नाम था, बिल्कुल था। नहीं, अधिकांश टीचर्स लगे वहां पर बिहार में, जहां तक मेरी जानकारी है, अच्छा, बिहार में बड़ी अच्छा, संख्या में टीचर्स लगे इस काम में। और मुझे लगता अच्छा, है जो शिक्षक है, वो सरकार में रखे इसीलिए जाते हैं कि इस तरह जितने काम उनमें शिक्षकों को लगा दिया जाए। और सबसे दुख की बात, इस पर कोई सवाल ही नहीं उठाता, वो मवेशी की गिनती हो, या फिर इंसानों की गिनती हो, या फिर घर घर जाके कोई आंकड़ा जुटाना हो, मतलब पोस्टमैन और टीचर दोनों की स्थिति, देश की स्थिति हालत में तो नहीं कह पाऊंगी, बिहार में एक जैसी है। हाँ, एक जरूर एक तबका था जिसका जिक्र आना चाहिए था कोरोना वॉलंटियर के तौर पे, वॉरियर के तौर पे, वो नहीं आया, वो था पत्रकारों का खेमा। पत्रकार मौजूद थे हर जगह पे जहां सबसे ज्यादा खतरा था, लेकिन उनको हम लोगों ने याद नहीं किया। बिल्कुल, बिहार में भी मौजूद थे, बिहार में बहुत सारी छोटी छोटी खबरें अगर बाहर आ पाई, अखबार उस दौरान भी बीच में कुछ समय के लिए प्रिंट का अखबार बंद हुआ, लेकिन खबरें फिर भी नहीं रुकी, ऑनलाइन खबरें फिर भी आ रही थी, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल, तो बिल्कुल, उनको जरूर, उन लोगों को सलाम करना चाहिए। बिहार में भी ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो बहुत मजबूती से लड़े भी, और मजबूती के साथ खड़े भी रहे। ऐसे बहुत सारे युवा जो बाहर से आए, वहां वॉलंटियर के तौर पे काम किया, वॉलंटियर बन के काम किया कोरोना के दौर में। तो ये सब चीजें हुई है, और सरकार की टीम पहुंची है वहां पे, और बहुत ही शांति, सबसे अगर कम प्रभावित कोविड से, जैसे सबसे ज्यादा खतरा मुझे बिहार को लेके लग रहा था, क्योंकि सबसे ज्यादा मजदूर बाहर से बिहार लौटे थे, लेकिन सबसे कम प्रभावित बिहार ही हुआ कोविड के दौरान, आपकी जानकारी में होगा ये। तो वो कहीं ना कहीं सरकारी नीतियों की सफलता का ही परिणाम है ये, कि वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हुई। बाहर ही रोक लेना, उनको स्टेशन पे ही रोक लेना, अलग अलग बॉर्डर्स पे रोकना, यूपी के बॉर्डर पे हर जगह पे प्रशासन की तैयारी थी, ये आपकी जानकारी में भी होगा, आप खुद भी बॉर्डर पे हैं। बिल्कुल, उनको रोका गया और उनको क्वारंटाइन किया गया। जी बिल्कुल। और जब महाराष्ट्र से या दिल्ली से प्रवासी मजदूरों को, और दिल्ली से तो वो आपके आप सहित सभी दर्शकों की नॉलेज में होगा कि किस तरीके से सुनियोजित तरीके से दिल्ली से बिहार और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कामगारों को, प्रवासियों को किस तरीके से दिल्ली के और यूपी के बॉर्डर पर लाके छोड़ा गया। तो वहां से चलते उसके बाद
जी, वहां से चल के उसके बाद बिहार के बॉर्डर पे बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, वो मेरी पर्सनल जानकारी में है, जी। जहां पर कि बाकायदे कुछ स्कूल शेल्टर के रूप में बना के वहां बॉर्डर पे ही रोका गया, बॉर्डर पे ही उनको पर्याप्त क्वारंटाइन किया गया और उसके बाद फिर आगे उनको भेजा गया। तो और ये व्यवस्थाएं थी। अब यूपी सरकार की बस से उनको बॉर्डर तक लेके गई बिल्कुल, आनंद विहार से। बिल्कुल। तो बिल्कुल और लेकिन वहीं पर दिल्ली में वहीं पर दिल्ली में जो इन मजदूरों के साथ हुआ वो जरूर जानना चाहिए और बताना भी चाहिए लोगों को, क्योंकि वो बहुत त्रासदी और बहुत मुश्किल भरा समय था और ये निश्चित कहा गया रूप तो से सब लोग घर पे रहे। वो अमानवीय कदम था। और जिस तरीके से रात में अनाउंसमेंट करके उसके वीडियो सबने देखे जी, उस दौर में, उस कठिन दौर में, और किस तरीके से षड्यंत्र के तहत और बड़े सस्ते तरीके से, क्रूर तरीके से, अमानवीय तरीके से लोगों को अपने घरों से निकालकर और उन्हें दिल्ली सरकार की रास्तों पर बसों में पहुंचाया गया, दिल्ली सरकार पहुंचाया की गया। बसों में भर के उनको पहुंचाया गया आनंद विहार। जी जी, अनाप शनाप किराए तक वसूले गए आनंद विहार के। ये इसके भी वीडियो इसी सोशल मीडिया पे टहले और लोगों ने खूब देखा। खैर वो एक दौर ऐसा था जिसके जिस दौर में इतनी अमानवीय हरकत जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो दिल्ली में किया, महाराष्ट्र में भी कुछ चीजें हुई, लेकिन खैर उसको अंततः उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार ने संभाल लिया, जैसा कि आपने कहा। और निश्चित रूप से ये बहुत ही खुशी की बात है और संतोष की बात है कि ये बिहार जैसा राज्य जो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा प्रवासियों को वापस अपने में एकोमोडेट किया उस कोविड के दौरान, सबसे ज्यादा प्रवासी उस राज्य में पहुंचे, लेकिन कोविड बहुत ही ज्यादा नियंत्रित रहा बिहार में। ये भी एक बिहारी, जिसको आप बिहारीपना कह रहे हैं ना, कोई भी शब्द अपने आप में नकारात्मक नहीं होता है। नकारात्मकता सकारात्मकता इस पर निर्भर करती है कि आप उसको किस संदर्भ में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैं एक बराबर। छोटा सा उदाहरण दूं कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है और गलत संदर्भ में कहता है तो वो जान से मारने की धमकी यानी आईपीसी में एक ऑफेंस हो जाता है। लेकिन वही यही कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, जब एक प्रेमी प्रेमिका को कहता है, एक प्रेमिका प्रेमी को कहती है, तो वहां पर 307 नहीं होता, उसका संदर्भ बदल जाता है, वाक्य वही होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहारीपना यहां पर जीवटता का, उस जीवटता का परिचय है निश्चित रूप से। अच्छा, एक चीज यहां दर्शकों के लिए भी, जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो इस समय सड़कें आपने बताया कि जो सड़कें केंद्र की हैं और इतनी जो बन चुकी हैं आपने उसका अनुभव दिया, लेकिन एक तथ्य जो मैं बताऊं दर्शकों को भी अच्छा लगेगा जान के, और विशेष तौर पर से हमारे बिहार से जुड़े दर्शकों को ज्यादा अच्छा लगेगा कि बिहार एकमात्र प्रदेश है जिसके खाते में 5 एक्सप्रेसवे हैं। इन 8 सालों में 5 एक्सप्रेसवे हैं। कंप्लीट कोई नहीं हुआ है, सारे और एक्सप्रेसवे एक दो दिन में नहीं बनते। हालांकि कुछ महीनों में 30, 36, 32 महीनों में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बना भी लिया जाता है। तो ये भी एक फैक्ट है कि वहां बिहार में भी क्यों नहीं बन सकता। लेकिन आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। ये 5 ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जो बिहार से होके गुजर रहे हैं या बिहार को डेडिकेटेड है। उनमें से ये मेरे ख्याल से दरभंगा और आमस एक्सप्रेस तो केवल बिहार से 35-36 जिलों से होकर जाएगा। तो इन योजनाओं को, और आपने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं जो भी बिहार में है उनमें काम हुआ है, मतदाता भी इस पर नजर रखे हुए है, वो भी जानता है, बाइफरकेट तो कर लेता है ना कि कौन सी योजनाएं केंद्र की हैं, कौन सी योजनाएं स्टेट की हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, केंद्र की योजना है, बिहार सरकार की योजना है, लेकिन एक बात ना मैंने फील की है बिहार की सड़कों पे आमतौर पे कि जैसे एक्सप्रेस वे तो नहीं, लेकिन एनएच की बात मैं आपको बताता हूँ। गोपालगंज से गुजरता हुआ एक एक्सप्रेस वे पे मैं जा रहा था, मुझे कहीं दूसरे शहर में ऐसा नहीं मिला कि सड़क से लगी हुई, मतलब सड़क से बिल्कुल लगा हुआ घर मिला मुझे, और इतना लगा, और लोग वहां पे बिल्कुल एक्सप्रेस वे पे खाट लगा के बैठे हुए थे गोपालगंज में। ये मुझे भारत के किसी, मैंने लगभग 12 साल लगातार यात्रा की है, मुझे और किसी स्टेट में ऐसा दिखा नहीं, लोग एक्सप्रेस वे पे खाट लगा के बैठे हुए हैं। और एक्सप्रेस वे पे जाने वाली गाड़ियां इस बात का ध्यान रख रही है खाट लगी हुई है, थोड़ा बच के निकलना है। और दूसरी बात, बिहार की सड़कों पे ना, वो कितनी भी अच्छी सड़क हो, वो फील नहीं आता एक्सप्रेसवे का या एनएच का। तो वो नहीं, कहीं ना बिहार में कहीं प्रैक्टिकली अभी कोई एक्सप्रेसवे तो शुरू ही नहीं हुआ है, नहीं जो भी है वो मैं एनएच है या 4 लेन्स है। एनएच की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे नेशनल हाईवे की बात ही कर रहा हूँ, जो बिहार से एनएच निकल के गई है ना।
उनकी हाँ, बात कर क्योंकि एक्सप्रेसवे का तो एक अपना अलग सेटअप होता है, उसमें खाट स्वतः ना लग सके, है ना? जी। अब दूसरी बात यह है कि वहां बिहार को लेके जब हम बात कर रहे हैं ना, तो हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि वहां पे जो लोग हैं, वो इतने समय से जिस तरह की जिंदगी उन्होंने जी है, अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को कि इसके बाहर भी एक दुनिया है। और सारी कठिनाई वहीं पर आकर रुक जाती है, वहीं ठहर जाती है। जब हम विकास की बात करते हैं, तो विकास का मतलब क्या? ये हमें सबसे पहले समझना होगा कि क्या वहां पहुंच जाए, लोगों के हाथ तक पहुंच जाए, तो हम बोलेंगे विकास हो गया। दिल्ली में आप जीजे जो यहाँ कॉलोनी है, जीजी कॉलोनी, मतलब झुग्गी झोपड़ी बस्ती, आप चलेंगे मेरे साथ बस्तियों में, तो उन बस्तियों में भी जो झुग्गी झोपड़ी बस्तियां हैं, आपको घरों में एलईडी लगा लगा हुआ मिल जाएगा। उन घरों में भी एयर कंडीशनर कमरे हैं वहां झुग्गी झोपड़ियों के। बिल्कुल। लेकिन वहां जो जीवन है, जीवन का जो स्तर है, वो तो नहीं बदल पाया ना। लोगों की जिंदगी में तो कोई बदलाव नहीं आया। लोग रह तो झुग्गी झोपड़ियों में ही रहे वहां पे। तो हम ये पैरामीटर तय करिए, ये चीजें मिल गई तो हमने विकास कर लिया। तो वो थोड़ा हमें विकास को ठीक तरीके से समझे। विकास जब हम कहते हैं तो हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो बिहार के पैमाने पे मुझे ये लगता है, बिहार के मसले पे जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले उस विकास को समझना पड़ेगा। तब हम ये बात कर पाएंगे कि वो पहुंची कि नहीं पहुंची उन तक, लोगों तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है। तो क्या लोग तो अभी कहेंगे आप, सबसे कौन सा वो विकास है जो होना चाहिए और बिहार में नहीं पहुंच पाया? चलिए हम जो स्थूल विकास है, सड़क, पुल पुलिया, नाड़ी खड़ंजा, ये वो सड़क, इसकी बात हटा देते हैं। मानसिकता के स्तर पर क्या किसी विकास की कमी है जिसको आप इंगित कर रहे हैं, जिस पर आप नहीं, इशारे कर रहे हैं बार मानसिकता बार? की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो बिल्कुल सिंपल विकास की बात कर रहा हूं, जिसको डेवलपमेंट बोलते हैं। एक बहुत ही सबसे इनिशियल जो जरूरत होती है एक आदमी की, वो होती है शिक्षा। सड़क तो बहुत बाद में आता है, लोगों को रोड पे तो बहुत बाद में उतरना होता है। सबसे पहले तो रोटी चाहिए, रोटी का इंतजाम हो जाए। रोटी के लिए रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल चाहिए। ये जो बेसिक जो जरूरत है ना, वो लोगों की पूरी नहीं हो पा रही है। और सबसे तकलीफ की ये बात है कि आज तक बिहार की राजनीति में ये मुद्दा भी नहीं बन पाया। रोजगार का क्यों? मतलब ये नहीं कह रहा कि बिहार की सरकार रोजगार दे, मैं ये कह क्यों? ही मेरा नहीं रहा। सवाल फिर हुआ कि आखिर नहीं, मूलभूत समस्याएं जो नागरिक से जुड़ी हैं, मतदाताओं से जुड़ी हैं, बिहार में कभी वह चर्चा का केंद्र क्यों नहीं बन सकी? क्यों? नहीं, क्या कमी है? क्यों पे आने से पहले क्या तो पूरा हो जाए। वो क्या है जिसको पाना है? अच्छा। रोजगार की जब भी बात होती है ना, क्या है, दो पार्टियां लड़ रही हैं। मतलब हम ना हमेशा दो मुर्गे लड़ाने में हम विश्वास रखते हैं। और मैं इस बात को बहुत ही विश्वास के साथ कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने देखे भी हैं। जब विपक्ष के तौर पे कोई होता नहीं है ना, क्योंकि मीडिया का काम करने का तरीका ये हो गया, उसको मुर्गा लड़ाना है, उनको दो लोगों की लड़ाई दिखानी है। तो जब वो विपक्ष दिखता नहीं तो विपक्ष तो तैयार करते हैं। असम में मुझे अच्छा। याद है, असम में एक समय में विपक्ष था नहीं, कांग्रेस की सरकार थी और विपक्ष असम में था नहीं। तो उन्होंने एक आरटीआई एक्टिविस्ट को विपक्ष बना दिया। वो आरटीआई एक्टिविस्ट बोलता था, इंडिविजुअल, उसको ऐसे दिखाते थे जैसे पूरे असम की वो अकेली वो आवाज है। विपक्ष में कोई पार्टी का नेता नहीं कह रहा, वो इंडिविजुअल वो आदमी कह रहा था। उसको सारी मीडिया ऐसे कवर कर रही थी, वो जहां जा रहा था लोग जा रहे थे। और इस वजह से ऐसा माहौल बना कि सच में उसके साथ एक लंबी बड़ी भीड़ हो गई। जैसे अन्ना आंदोलन में हमने देखा अन्ना आंदोलन की जो भीड़ थी, उसमें एक बड़ी भूमिका मीडिया की थी। ऐसे ही दिल्ली में जो किसान आंदोलन जो शुरू हुआ, उसमें इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा होने की बड़ी वजह मीडिया थी। आप ये सोच सकते हैं कि मीडिया में ऐसा क्या होता है कि भीड़ इकट्ठी होती है। अभी भी लोगों में दिखने की चाह वो खत्म नहीं हो पा रही है। लोग दिखना चाहते हैं टेलीविजन पे, अखबार में फोटो छपवाना चाहते हैं, नाम देखना चाहते हैं, और उनको लगता है यहां चले जाएंगे तो किसी ना किसी कैमरे में आ जाएंगे। तो आज बिहार में ये हो रहा है, ये बात इसलिए मुद्दा नहीं बन पा रही है बिहार में, रोजगार की बात, स्वास्थ्य की बात और शिक्षा की बात, क्योंकि दो मुर्गे लड़ रहे हैं आपस में और दोनों को पता है कि हम तो पूरा करेंगे नहीं इसको। और जो वहां के लोगों की आवाज है वो कहीं आ नहीं रही है।
जिनको चाहिए उनसे तो कोई पूछे, नहीं पूछ किससे अब रहे हैं? दो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, दोनों आपस में लड़ती हैं, दोनों को पता है कि वो पूरा नहीं कर रही है इसको, वो डिलीवर नहीं कर पाएंगी। और जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी जदयू का शासन की बात है, दोनों साथ में थे और अभी हम डबल इंजन की बात कर रहे हैं। बीजेपी का इतिहास बिहार में कम से कम ऐसा रहा है कि नीतीश जी के साथ वो जरूर थी, लेकिन वो सत्ता में कहीं दिखती नहीं थी बिहार के अंदर। उसका होना ना होना बराबर है। बिहार में भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनको अलग होने से इतना भी फर्क नहीं पड़ा है। अगर बिहार में आपके कोई जानने वाले कार्यकर्ता हो तो ऐसे ऑन द रिकॉर्ड बात मत कीजिएगा, उनको पर्सनली फोन करके पूछिए कि या नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर राजद के साथ गए तो आपको कोई फर्क पड़ा है क्या? उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है। थोड़ा बहुत अगर फर्क पड़ा है इस अदल बदल से तो जदयू के लोगों को पड़ा है, क्योंकि राजद के लोग ताकतवर है, बीजेपी के लोग तो पीछे चले जाते हैं। राजद के लोग ताकतवर है, वो अब जदयू के लोगों को धकिया रहे हैं, और जदयू के लोग इसीलिए धीरे धीरे वो राजद की तरफ थोड़ा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि नीतीश जी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है 2025। 24 में वो कहीं है नहीं, मैं भरोसा दिला रहा हूं आपको। अभी तक तो यही लग रहा है, कल क्या होगा पता नहीं। हाँ, अच्छा, आपने कहा कि जहां तक जब आपने भाजपा का जिक्र किया बिहार की राजनीति में तो उसमें आपने कहा कि बीजेपी अपने आप पीछे चली जाती है, बीजेपी का काडर पीछे चला जाता है। लेकिन जब यही बात आती है लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी बहुत अच्छा करके जाती है। तो ये मुझे वही लगता मतदाता, है हाँ, ये मतदाता के स्तर की बात नहीं है। मुझे लगता है ऐसी कोई सहमति हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है दो पार्टियों की, या अब इसको क्या कहा जाए। लेकिन हाँ, मोदी में तो लोगों का विश्वास, और अच्छा, आज बीजेपी बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है जिस पर लोग अपना विश्वास जता सके। मोदी के नाम पे हम कहाँ कहाँ वोट लेंगे लोगों से? मोदी अकेला ही है ना। नहीं लोकसभा में तो लेंगे ना। हाँ, लोकसभा में लेंगे ना, लोगों का विश्वास है नरेंद्र मोदी पे। तो ये जो अब बिहार में 40 उनका सीटें खूब लेके विश्वास है। तो ये जो बिहार की 40 सीटें लेके, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, अब विपक्ष में चले गए हैं, अलग हो गए हैं, तो थोड़ी सी अलग बात करना तो बनता है ना। अब समर्थन तो कर नहीं सकते वहां से बैठ के बीजेपी का। तो वो जब कहते हैं कि 40 सीटों में इनको हम अपना दम दिखा देंगे, तेजस्वी कहते हैं 40 नहीं रहेगा तो मोदी कहां से दोबारा आएंगे, नीतीश जी भी ये कहते हैं। तो इसको कितना होते हुए देख रहे हैं आप? चलिए इसी पे बात कर देखिए, लेते हैं। 25 तो अभी 1 साल आ गए। अभी 2 साल है। हाँ, हम फिर अभी हम हम्म बचना चाह रहे थे पॉलिटिक्स पे, लेकिन बस 2 शब्द में इस बात को रखने की कोशिश करता हूँ कि अभी जो ये जो साल बीता है, मतलब हम्म 20 से लेकर और 22 तक 2 साल की बात कर लेते हैं। हम्म 2 साल भी नहीं, मैं पिछले 1 साल की ही बात करता हूँ आपके साथ। हम्म इनमें ये हुआ है कि नीतीश जी का जो जदयू है, वो बिहार के अंदर हम्म धीरे-धीरे शिथिल होता जा रहा है। उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा वो दिख नहीं पा रही है। लेकिन इस बीच में अगर कुछ काम किया है तो आरजेडी ने बहुत काम किया है। वो धीरे-धीरे संगठन के स्तर पे विस्तार पा रही है, और हम्म तेजस्वी ने इस बार बहुत अच्छा एक कदम उठाया। उसने अपने सभी मंत्रियों को कहा कि कोई नई गाड़ी नहीं लेगा। तो और धीरे-धीरे वो छोटी-छोटी जातियों की बैठकें कर रहे हैं। वहां जाके बता रहे हैं, अपने पिताजी की ये के लिए माफी मांग रहे हैं लोगों से। उन्होंने पोस्टर से भी अपने पिताजी की तस्वीर हटा दी, राजद के पोस्टर से। तो उनको समझ आ रहा है कि लालू जी से बिहार के लोग कितने ज्यादा कोफ्त हैं, और लालू जी ने क्या पाप किया है बिहार के अंदर। इस बात को तेजस्वी समझ रहे हैं। तो अब 25 तक या 24 तक क्या होगा, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगी। लेकिन तेजस्वी बहुत सधे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं बिहार में, और बीजेपी के पास अभी कोई चेहरा दिखता नहीं है। एक देखता बहुत नहीं। युवा चेहरा है, उसमें बहुत लोग उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं गुरु प्रकाश का नाम लूं तो बहुत जल्दबाजी होगी। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए चलिए, राजनीति से फिर हम वापस आते हैं। अब क्या करेंगे, बिहार है और उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों पर बात हो तो राजनीति बीच में ना आ जाए तो ये भी बड़ी अजीब सी चीज होगी। अब हम वापस एक मूल प्रश्न में जाते हैं जो विकास से जुड़ा है। आपने कहा कि बिहार वासी अभी ये नहीं समझ पा रहा है कि विकास एक्चुअल होता क्या है और अभी क्या क्या बाकी है पाना। ऐसे में एक बात यहां पर आती है कि बिहार ही वह राज्य है या भारत के सबसे आगे रहने वाले राज्यों में आएगा
जहां से सबसे ज्यादा प्रवासी भारत के और भारत से बाहर भी हर जगह बिखरे हुए हैं। डेवलप एरिया से लेके और सुदूर अंडमान भी चले जाइए तो वहां भी आपको हमारा बिहारी भाई मिल जाएगा। तो और वो समय बेसमय गाहे बगाहे तीज त्योहार वो अपने प्रदेश अपने गांव घर वापस भी जाता है। तो बंगलौर से, कलकत्ता से, दिल्ली से, अमेरिका से और विश्व के तमाम जगहों से एक हर सुविधा को भोग कर जाने वाला बिहारी जब बिहार पहुंचता है तो वहां अपने भाइयों को बताता नहीं है कि अभी तुमको इतना और पाना है और तुमको ये एक और चाहिए और इसके लिए तुम्हें ऐसे वोट करना चाहिए, ये सब नहीं बताता। सब बताता है, सब बताते हैं। दो बातें इसमें और आएंगी। अच्छा। पहला तो ये कि ये जो आपने क्रेडिट दिया बिहार के लोग पूरे देश दुनिया तमाम जगह पहुंचे हैं, तो श्रेय तो लालू जी को देना पड़ेगा इसके लिए। उन्होंने अच्छा, भी वो ऐसी कैसे? स्थितियां पैदा की बिहार के अंदर। लालू जी ने ऐसी स्थिति पैदा की कि रह नहीं पाओगे, तो लोग अच्छा। भागे बिहार से अपने लिए रोजगार ढूंढने, अपने लिए रोटी ढूंढने, अपने लिए शिक्षा ढूंढने। और आप जो ये कहते हैं ना कि बिहार से बाहर से जो लोग आते हैं वो वहां बताते नहीं है, खूब बताते हैं, लेकिन वहां से जवाब क्या मिलता है? बहुत ज्ञान दे रहे हो, 2 महीना रह के देखो यहाँ पे, सब दिमाग ठिकाने आ जाएगा। बाहर जाके दिल्ली कलकत्ता रह के ज्ञान देना बहुत आसान होता है, 2 महीना यहाँ रह के देखो। और ये हुआ भी है लोगों के साथ। बहुत, मैं छोटी बात बता रहा हूँ आपको, मैं बार बार यहाँ पे आ जाता हूँ। अभी मेरी परसों ही दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्राध्यापक है, उनसे बात हो रही थी, गोपालगंज के रहने वाले हैं। उनकी जमीन पे कुछ लोगों ने जबरन कब्जा कर रखा है। तो ये गोपालगंज गए और जिन जिन लोगों से बातचीत कर सकते थे, स्थानीय स्तर पे बातचीत की। सबसे दुख की बात यह है कि जो वहां के जो लोग हैं, मतलब ऐसा लगता है कि अब जमीन से जुड़ी हुई बात जो उसको समझता है उन्हीं से तो बात करेंगे। वहां एक अलग ही लेवल का नेक्सस चल रहा है, क्योंकि बाहर बाहर ये सब अलग अलग दिखते हैं लेकिन सब एक है। मतलब एक जने से जो बात करके ही दूसरे को पता है, दूसरे से जो बात की तीसरे को पता है, ऐसा चल रहा है। मतलब अब ये शब्द कैसे कहा जाए, मुझे दलाली को और क्या बोल सकते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन एक ऐसा दलाली का सिस्टम खड़ा हुआ है जिसमें उससे जुड़ा हुआ हर आदमी हिस्सेदार बन गया। ये एक लंबी कहानी है, इस पर कभी हम और आराम से फिर चर्चा करें। और ये जो, बहुत हाँ, विस्तार और में ये जो नेक्सस, बिल्कुल, और इस जिस नेक्सस की आप बात कर रहे हैं इस हिसाब से तो ऐसा लगता है आपकी बातचीत से कि उसमें ओवर द पार्टी मामला है, मजेदार बात कही लोकल आपने। स्तर, मैं है ना? मैं चंपारण की बात बताता हूँ। चंपारण का एक गुट का मुझे पता चला, और बिल्कुल कभी ऐसी आवश्यकता होगी तो नाम भी बताऊं। चंपारण की बात बताता हूँ। एक ग्रुप है भूमाफियाओं का, उसमें एक बंदा राजद से है, एक जदयू से है, एक भाजपा से है, और इतना ही नहीं छोड़ा उन्होंने, एक उन्होंने लोजपा से भी ले लिया एक बंदे को। अब बिहार में कितना भी उठापटक हो जाए, किसी भी सरकार आ जाए, इनकी सरकार कभी नहीं गिरने वाली। कर लीजिए जिसको जो करना है। और शराबबंदी अगर नहीं हो पाई है बिहार में, तो मैं सच कहता हूं इसके लिए नीतीश जी को मैं कम जवाब दे। अब वो नेता है, जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी, हाँ, उससे वो बिल्कुल बच नहीं सकते हैं, लेकिन उनको कमजोर किया गया है इस मामले में। क्योंकि आप ये मान के चलिए, आप खुद बहुत अच्छा जानते हैं कि शराब के माफिया इस देश में बहुत ताकतवर लोग हैं। बिल्कुल, वो सरकार गिरा भी सकते हैं और कोई सरकार बना भी सकते हैं, बहुत बिल्कुल, ताकतवर। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जहां ग्रे मामला आता है, काले कारनामों से पैसा लेने की बात आती है, कमाने की बात आती है, तो इस मामले में भाई लोगों ने मतलब हर कंपनी का सिम लेके रखा हुआ है। सब कंपनी में से कि आरजेडी, हाँ, आरजेडी का सिम नहीं मिला तो बीजेपी का मिल जाएगा, बीजेपी का नहीं मिला तो जेडीयू का मिल जाएगा। तो ये कहीं ये इशारा है कि इस तरह का एक समाज में एक संस्कृति पैदा हो गई है और जिसके कि आप व्यस्त हो गए हैं, और वो एक बड़ा सेट फॉर्मेट है और एक तरह से कह दीजिए कि बड़ा कंडीसिव इन्वायरमेंट है और उसमें जिए चले जा रहे हैं। ऐसा है क्या है, लोग खत्म हो गया ना सर, लोग खत्म हो गया। और जहां समाज से लोग खत्म हो जाए और जहां नेता ही नेता हो, बिहार में नेताओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। हम तो मीडिया में 2 4 5 नेता देखते हैं, मोहल्ला स्तर पे नेता पैदा हुए हैं बिहार में।
और आप जो ये आंदोलन नहीं देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा कोई आंदोलन, बहुत से बहुत कोई आंदोलन दिखेगा तो टीचर का एक आंदोलन दिखेगा। दूसरा जो सिपाही भर्ती और इस तरह की भर्तियों में जो लोग आ रहे हैं, इनका आंदोलन दिखेगा। लेकिन परेशान तो बिहार का हर आदमी, वो नहीं आता बाहर, क्योंकि क्या है, एक ऐसा अनकहा समझौता है सब लोगों में कि बदलाव की उम्मीद अब धीरे-धीरे वहां जो लोग हैं वो छोड़ चुके हैं। थोड़ी बहुत आज किसी ने पकड़ी है तो जो प्रशांत किशोर जैसा आदमी जो बाहर रहता है वो उम्मीद लेके आता है, लेकिन बिहार के लोग भी बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं, वो निराश करके ही लौटाएंगे प्रशांत किशोर को। अब ये लड़ाई हालांकि आपके साथ बिहार की इस राजनीतिक चेतना से लेकर सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना को समझने का ये प्रयास बहुत कुछ नया। फिर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि निराश नहीं कर रहा हूं मैं, ये बात जो मैं कह रहा हूं शायद एक उम्मीद से कह रहा हूं कि इसका असर पड़े सुनने वालों को और इससे ही कोई रोशनी निकले। बिल्कुल क्या है, बिल्कुल, मैं भी जब चोट मारी जाती है तो कई बार नया आकार भी निकल के आता है। जी अवनीश, बिल्कुल, मैं भी अपनी बात वहीं कंक्लूड कर रहा था कि इन तमाम जो है थोड़ा असंतोष देने वाले, दुख देने वाली बातों, और देखिए आदमी बीमारी के बारे में, तकलीफ और दर्द के बारे में बात उसी अथॉरिटी से तभी कर पाता है जब वो उसका नाश चाहता है, उसका उपचार चाहता है। तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि दर्शक इसको इसी तौर पे लेंगे और हम और आप भी दर्द और समस्याओं पर बात करना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम जब दर्द और समस्याओं पर लगातार बातचीत करते रहेंगे तो एक दिन कड़वी दवा न खाने के जिद पाल बैठा मरीज भी कहेगा कि लाओ वो कड़वी दवा दो, हम खाएंगे, पानी भी पिएंगे और तुम्हें स्वस्थ होकर दिखाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी बातचीत से एक नई दृष्टि बनी होगी। और आशीष जी, आपको एक बार फिर सार्थक चर्चा के लिए प्रारब्ध की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद अवनीश।